जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा या कम होने से की क्या वजूहात हैं, उसके आपकी बॉडी पे क्या असरात हो सकते हैं और ये कम और ज़्यादा क्यों होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक फ़ैट है। फ़ैट्स यूजली दो किस्म की होती हैं, एक कोलेस्ट्रॉल और एक एक कोलेस्ट्रॉल होती है, दूसरी ट्राइग्लिसराइड होती है। ट्राइग्लिसराइड यूजली जब बॉडी के अंदर कोई फैट एब्जॉर्ब होती है तो वो ट्राइग्लिसराइड के यूनिट्स होते हैं, फैटी एसिड्स, उनकी फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है और उसका कुछ हिस्सा कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल एज सच बॉडी के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता बाहर से, वो बॉडी में बाद में आके कन्वर्ट होता है। तो लेकिन ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा फैट अब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा इसकी कन्वर्शन होगी और उतनी ही ज़्यादा ये बॉडी के अंदर इकट्ठी होगी। तो इसकी जो ज़्यादा होने की वजह है, इसके इसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कह सकते हैं और हाइपो कोलेस्ट्रोलीमिया कह सकते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यानी कि बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाएगी और उससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजूहात हैं जैसे कि डाइटरी इनटेक ज़्यादा होने से हो सकती है और उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लो एनर्जी लाइफस्टाइल, इस टाइप की चीज़ों से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के बड़े, कोलेस्ट्रॉल बहुत पिवटल रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है डिफरेंट सेल्स के ऊपर बना होता है, उनको खुलिए कहते हैं उर्दू में, सेल्स कहते हैं। वो सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो तकरीबन कोई 50-60% जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में नहीं है तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस जो चल रहे होते हैं जिसमें सेल्स रिप्लेस हो रहे होते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि ब्लड सेल फॉर्मेशन है, जो ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे और इस तरह की और चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बड़े ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं उनमें से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसको हम आगे चल के इस पे बात करेंगे कि इसका जो आपकी बॉडी के अंदर इसका बाईअर्नल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सुबह के टाइम ये ज़्यादा होता है, जो जो शाम होती जाती है ये कम होता जाता है और रात तक बिल्कुल ये ज़ीरो हो चुका होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की कमी से कोर्टिसोल की प्रोडक्शन भी अफेक्ट होती है, जिससे आप स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ कूप नहीं कर सकते। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वो आपकी फूड की डाइजेशन में है। जो लिवर है उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं और वहाँ से लिवर से और गॉल ब्लैडर से, तो जब आप फैटी मील्स खाते हैं तो वो वहाँ से आपकी अंतड़ियों के अंदर आते हैं और अंतड़ियों में आके वो फैट को इस काबिल बनाते हैं, जो आपकी डाइट में फैट्स होती हैं वो इस काबिल बनाते हैं कि आपकी फैट्स एब्जॉर्ब हो सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा विटामिन डी जो आपकी बॉडी के अंदर होता है वो कोलिकैल्सिफेरॉल उसको कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। उसकी प्रोडक्शन में भी जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक रोल प्ले करता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी जो अ, जो है हाई कोलेस्ट्रॉल, अब उसकी बात कर लेते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। कोलेस्ट्रॉल में दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एलडीएल में फिर एक और कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको वीएलडीएल कहते हैं। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स,
ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड कोलेस्ट्रॉल होता है। लिपो मीन्स लिपिड यानी कि फैट, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसी तरह VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो इसमें जो HDL और LDL ज़्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। तो HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ये शरीयानों के अंदर, खून की नालियों के अंदर जमा नहीं होता। जो LDL है, दिस इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL क्या करता है कि जो खून की नालियां हैं, शरीयाने हैं, उनकी 3 तहें होती हैं, उसमें से सबसे अंदर और उससे बाहर वाली जो तय है, उसके अंदर ये जमा होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे जमा होके तो वहाँ पे उसकी डिफरेंट चीज़ें बनाता है, आई मीन वो ग्रो करता है वहाँ पे, शरीयानों का जो रास्ता है वो तंग कर देता है। इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी कि वो जो है वहाँ पे एक क्लॉट सा वेसल के अंदर नहीं बनता, शरीयान के अंदर नहीं बनता, शरीयान से बाहर, शरीयान की दीवार के अंदर बनता है। तो एक क्लॉट सा बनना शुरू हो जाता है जो कि खून के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तो इस तरह ये जब होता है तो ये अगर यही काम दिल की नालियों के अंदर होगा तो उसे कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, यानी कि कॉर्नरी मीन्स दिल। तो उस दिल की नालियों के अंदर ये जाके जमा होगा तो दिल की नालियों का रास्ता तंग कर देगा, वहाँ पे ये फट भी सकता है, यहाँ पे वहाँ पे क्लॉट भी बना सकता है, वहाँ पे ये रास्ता बंद कर देता है। तो फिर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके इसकी तशखीस और इसका इलाज किया जाता है। इस तरह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो है पैड, वो यही काम अगर दूसरी शरीयानों के अंदर, टांगों की शरीयानों के अंदर, बाजुओं की, पेट की शरीयानों के अंदर होगा तो इसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये ब्लड फ्लो को रोक देता है और जो मुतल्लिका आपका टिश्यू होता है उसको ये बंद कर देता है, उसको सूख जाता है वो टिश्यू आपका, वो उस पाँव या टांग या हाथ वो सूख जाएगा और माजूरी की एक जो है वो सिचुएशन डेवलप हो जाती है। यही काम अगर ब्रेन के अंदर होगा तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक क्या चीज़ है कि ब्रेन के अंदर इस तरह ये उसकी नालियों के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है दिमाग की नालियों के अंदर, और वो नालियां जब एक ख़ास लेवल पे आके वो नालियां फट जाती हैं और वो उन फटने से फिर क्लॉट पैदा हो जाते हैं। क्लॉट जो होते हैं वो फर्दर खून का रास्ता रोकते हैं, ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं वो क्लॉट्स, ब्रेन हेमरेज जिसको कहते हैं। इस तरह इसका इसका एक छोटा सा जो स्ट्रोक का, या इसको प्री स्ट्रोक भी कह सकते हैं, वो है TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसमें होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फालिज होता है, पेशेंट की ज़ुबान में लुकनत आ जाएगी, हाथ पाँव एक या दो उसके वीक हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाएंगे ठीक हो जाएंगे। इसी तरह जो दायां पाँव है या बायां पाँव हो सकता है, तो ये इसको TIA कहते हैं। ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने से जब हल्की फुल्की कोई डैमेज होती है तो उससे TIA होता है, लेकिन वो चूँकि डैमेज बहुत कम होती है तो वो पेशेंट रिकवर कर सकता है। लेकिन ये डैमेज अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसको मैनेज ना किया जाए, तो ये लॉन्ग टर्म में बढ़ भी सकती है। उसके बाद हार्ट अटैक, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर वो जब फट जाएगा, जब वो जो क्लॉट है जो उसके अंदर बना हुआ है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लेक है, वो अगर फट जाएगा तो ज़ाहिर है कि दिल के फंक्शन को डैमेज, दिल को डैमेज करेगा और दिल के फंक्शन को डैमेज करेगा। स्ट्रोक और हार्ट अटैक या MI या मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसको कहते हैं, ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो फिर नहीं साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, अब इसको कैसे मैनेज किया जाता है? ज़ाहिर है कि डाइट चेंज करनी पड़ेगी आपको, जो हाई फैट कंटेंट है उसको लो फैट कंटेंट में चेंज करना पड़ेगा, एनिमल फैट से प्लांट फैट्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, और रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि हम पुराने ज़माने में देखते थे कि हमारे बुज़ुर्ग या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतना ज़्यादा देसी घी खाते थे, और उस ज़माने में होता ही देसी घी था। वो देसी घी खाते थे और मक्खन खाते थे, लेकिन वो बिल्कुल सेहतमंद रहते थे और 80-90 साल उनकी एज होती थी और कोई बीमारी नहीं होती थी। वजह क्या थी कि वो उसको कंज्यूम करते थे।
उसमें चूँकि ऑटोमेशन नहीं थी, यानी कि ये ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज और इस टाइप की चीज़ें नहीं, तो मैनुअल वर्क था सारा, यानी कि जानवरों का चारा और जानवरों को मेंटेन करना, फसलों को मेंटेन करना, फसलों में हल चलाना, वो सारा मैनुअल काम था। तो हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं बहुत सारे, यानी कि जो हमारी से पिछली जनरेशन है उसमें यही चीज़ होती थी। तो उससे वो खाते थे और उसको कंज्यूम करते थे और बीमार नहीं होते थे। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली वो कंजम्पशन एक्सरसाइज है। कम अज़ कम भी एक दिन में तकरीबन आधा से पौना घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। वॉक के लिए 8000 स्टेप्स पर डे जो है वो चलें, और उससे ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। शुरू शुरू में 8000 स्टेप्स चलना ज़रा मुश्किल होता है, बंदा बहुत एक्टिव लाइफ हो बंदे की तो एक दिन में 4000 स्टेप्स वो अपने काम में, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़नी, ऊपर आना जाना, इधर उधर, एक्टिव लाइफ, एक्टिव वर्क हो, यानी कि कुर्सी पे बैठ कर करने वाला काम ना हो, तो वो कर सकता है। बाकी फिर 4000 स्टेप्स रह जाते हैं, 4000 स्टेप्स, वो फिर आपको प्लान करके करने पड़ते हैं। तो वो शुरू करें 500 से शुरू करें, 1000 से शुरू करें, लेकिन उसको शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। ये कभी नहीं होता कि जी मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं इधर से उठ के उधर बैठ जाता हूँ, उधर से उठ के इधर बैठ जाता हूँ। ये नहीं होती एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको प्लान करके, आपको टारगेट सेट करके करनी होती है और उसको बढ़ाना होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो करनी पड़ती है। शुरू शुरू में दर्दें होती हैं जिस्म के अंदर, उसके लिए पेन किलर लें, लेकिन एक्सरसाइज ना छोड़ें, दर्द की वजह से एक्सरसाइज ना छोड़ें। दर्द ये ना हो कि कोई डैमेज हो, वो किसी डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन अगर डैमेज नहीं है तो एक्सरसाइज ना छोड़ें, पेन किलर लेके एक्सरसाइज करते रहें। उसके बाद आगे चीज़ आ जाती है, मेडिकेशन आ जाती है। मेडिकेशन में स्टेटिन होती हैं, एटारवास्टेटिन और सिमास्टेटिन, ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्जन को रोकती हैं। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन में सीक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि बाइल एसिड्स को रोक देते हैं बनने से, कोलेस्ट्रॉल का फिर लेवल जो है वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और वैसे भी कम हो जाता है बनना उसका। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, एब्जॉर्प्शन के इनहिबिटर्स होते हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ वगैरह लेके, लेकिन दवाई हमेशा जो है वो अपने फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो साथ साथ करनी चाहिए। महीने में पहले एक दफ़ा करवाएं कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद अगर आपका टारगेट सेट हो गया है कि हमने इतना कोलेस्ट्रॉल रखना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 125 से 150 मिलीग्राम तक अगर रहेगा तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी नहीं होगी, और ये बढ़ेगा नहीं। एचडीएल भी कंट्रोल में रहेगा और एलडीएल भी कंट्रोल में रहेगा। सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल को अगर फोकस कर लें कि हमने 125 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसको मेंटेन करना है, तो शुरू शुरू में महीने में एक दफ़ा करवाएं, और उसके बाद फिर आप 3 महीने में एक दफ़ा करवाएं, ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके कि ये किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं लो कोलेस्ट्रॉल लेवल। लो कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है कि ऑब्वियसली कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो लो हो जाता है। उसकी जो कॉजेज़ हैं उसमें एक तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जांपल स्टेटिन्स, हार्ट के पेशेंट को यूजुअली स्टेटिन लगा दी जाती है और 5 साल तक उसको बगैर मॉनिटरिंग किए स्टेटिन दी जाती है। तो उसमें स्टेट उसको उसकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा इसकी जो है इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपकी बॉडी के ऊपर, उसमें हेमोरेजिक स्ट्रोक वो था, इस्केमिक स्ट्रोक, यानी कि उसने शरेयान बंद कर दी, खून आगे नहीं जा सका, टिश्यू डैमेज हो गया। ये होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये शरेयान कमज़ोर थी, कोलेस्ट्रॉल ना होने की वजह से शरेयान कमज़ोर होगी, सेल ग्रो नहीं कर सके, शरेयान कमज़ोर होगी, उसमें से ब्लड निकल आया और उसने प्रेशर सिम्टम क्रिएट करके ब्लड को आगे जाने से रोक दिया। तो एक इस्केमिक स्ट्रोक है, यानी कि खून के ना होने की वजह से, शरेयान बंद होने की वजह से। एक हेमरेजिक है, खून था और खून ने कर दिया, यानी कि वो फटा वहां से और उसने जमा होके आगे का रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इससे होते हैं, वो टिपिकली कोर्टिसोल की वजह से होते हैं। कोर्टिसोल जब नहीं होगा, आप स्ट्रेस
स्ट्रेसफुल लाइफ से इवन के मेंटल स्ट्रेस के साथ भी कूप नहीं कर सकेंगे। तो डिप्रेशन और वीकनेस, एंग्जाइटी, एग्जॉशन और इस टाइप की चीज़ें जो है वो आती हैं। फिर उससे बिहेवियर में चेंज आता है, बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। जब ज़ाहिर है कि आपको काम नहीं कर सकेंगे तो फिर गुस्सा चढ़ता है। तो ये इस तरह की चीज़ है। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम की मेंटेनेंस में ज़ाहिर है कि सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिवीजन होती है, उसको बनाने में कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है। तो इम्यून सिस्टम की मेंटेनेंस में कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल लो है तो आप यू आर वेरी हाई रिस्क ऑफ यू आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। और उसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है आपको एब्जॉर्प्शन का इशू हो जाएगा। ज़ाहिर है कि जब कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो लिवर में वो चीज़ें नहीं बन सकेगी जो कि आपकी खुराक को, आपके फैट को उसको एब्जॉर्ब करने की करती हैं, उसमें हेल्प करती हैं। तो न्यूट्रिशनल इश्यूज हो जाएंगे। जो चीज़ें जो हैं लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, अच्छा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की एक और जो कॉज है वो फेमिलियल है। फेमिलियल से मुराद ये है कि ख़ानदानी तौर पे आप में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो उसके लिए बस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उसमें फ्रीक्वेंटली, उसमें कभी भी आप दवाई छोड़ नहीं सकते, आपको साथ साथ लेनी पड़ती है। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जैसे स्टीरॉइड्स हैं, या कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैं, या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं। सिगरेट पीने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और मेल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, फीमेल में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और बड़े लोगों में कोलेस्ट्रॉल एज के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, छोटों में कम होता है। और मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है कि जब लाइफस्टाइल इस तरह का होगा कि आप ओबेसिटी में चले जाएंगे तो फिर उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी उससे बढ़ जाएगा। और जो लो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसमें भी जेनेटिक कॉजेज़ हैं। उसमें फैमिलीज़ के अंदर ये रन करता है लो कोलेस्ट्रॉल लेवल। उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है वो सजेस्ट की जाती है। इसी तरह लिवर के प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि लिवर में ऐसे सॉल्ट्स बनते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, फैट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जहाँ से जिससे वो स्ट्रोक बनता है। तो वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। थायराइड की बीमारी के अंदर हाइपोथायराइड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है और हाइपर थायराइड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। हाइपर थायराइड चूँकि एक हाई एनर्जी, हाई यूटिलिटी स्टेट है, तो उसमें ज़ाहिर है कि एनर्जी प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा यूज़ होता है, तो उससे वो कोलेस्ट्रॉल लो हो जाता है। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ, वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं। और मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होती हैं पेशेंट्स के अंदर, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ है, या इरिटेबल या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है। उसमें क्रोनिक डायरिया रहता है पेशेंट्स को, वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और कैंसर्स वगैरह में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट्स, यानी कि बीमारियों के अंदर और एलर्जी के अंदर और कोई इस तरह की जो क्रोनिक चीज़ें हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, चूँकि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो ये था एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में ओवरव्यू। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए हम हाज़िर होंगे। इसमें ये है कि दवाइयाँ लेते वक्त कोलेस्ट्रॉल की कुछ दवाइयाँ हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं ली जा सकती, जैसे कि स्टैटिन्स वगैरह हैं। तो उसमें फिर हम कोलेस्ट्रॉल एसिड, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स हम यूज़ करवाते हैं। तो वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।